वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 12 है। तो इस लेक्चर 12 में हम एक्सटेंड करेंगे टैबुलेशन ऑफ डेटा को। इससे पहले हमने टैबुलेशन पे 2 पार्ट पढ़े थे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आपको उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिलेगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से हमने बेसिक टर्म्स और जो टैबुलेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत सारी चीज़ें जो है टैबुलेशन के रिलेटेड हमने पढ़ी है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टैबुलेशन में। और अगर टैबुलेशन में हमारे यहाँ कोई भी एमसीक्यू आता है तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कम से कम एक एमसीक्यू तो ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। आप मेरे इस चैनल से अपने इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही गहराई से। तो अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। टारगेट हमारा यही है कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को क्रैक करना है। तो अगर आप इस लेक्चर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद साक पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे इस फेसबुक पेज का इंटरफेस है। So after watching this video you will be able to answer and understand। तो आप ये चीज़ें जो है कवर करोगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती क्या है तो ये आप इसमें समझोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये आप सीखोगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल और लास्ट में हम सीखेंगे टैबुलेशन के कुछ रूल्स। तो चलिए अब हम वीडियो को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए, पहले हमें ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। तो आपको मैं पहले याद दिलाऊं कि अगर हमारे पास डेटा होता है तो इस डेटा को, ये हमारे पास रॉ डेटा होता है, तो इस डेटा को हमें क्या करना होता है, टैबुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगे हम सीखेंगे कि डेटा को हम कैसे कंपाइल करते हैं, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा इस टैबुलेशन का। इसके बाद हम उठाएंगे कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो जब हम डेटा हमारे पास होता है, रॉ डेटा होता है हमारे पास जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो हम टैबुलेट करते हैं, यानी कि इस डेटा को टैबुलेशन की शक्ल देते हैं ताकि जो हमारे पास जो डेटा है ना उसको एक अच्छी फिगर आ जाए और हमें जो है आसानी हो जाए इसको समझने में। तो हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में FDT, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? इट इज जस्ट अ टेबल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो हमारे पास जो डेटा होता है ना उसको ऑर्गेनाइज करता है। हमारे पास बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं, हम किस टेबल से करते हैं उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था 1 वे कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 वे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो टेबल हमने पढ़े थे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। इससे आपको क्या हो जाएगा, एक कंपैरिजन जैसा पैदा हो जाए कि हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके और जो हमने इससे पहले वीडियोस जो हमने टेबल्स पढ़े थे तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, and the left column called the class of groups includes numerical intervals on a variable under study. The right column contains a list of frequencies or number of occurrences of each class group. Intervals are normally of equal size covering sample observations range। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसके जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में होते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल्स। तो इन्हीं क्लास इंटरवल्स पे आपको MCQ आ सकता है। और राइट में हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। और ये टर्म भी ये दोनों टर्म्स मैंने
पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छी तरीके समझाए थे क्लास इंटरवल क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लास्ट में उठाया, क्योंकि मुझे पता था इसमें जो टर्म्स आती है ना वो आपको शायद पता नहीं होगी, तो पहले मैंने इसका बेसिक कवर किया। अब यहाँ से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, इसमें हम हमारे पास जो नंबर्स होते हैं इनका एक स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, रेंज बनाते हैं, और इस रेंज में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें क्या क्या डेटा आता है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन सीख रहे हैं कि एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जिसके लेफ्ट में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं और राइट में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती है। और इसमें एक चीज़ और भी होती है जिसको हम कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि टैली मार्क्स होती क्या है। और इसके बाद ये जो इंटरवल्स होते हैं इसमें ये इक्वल साइज़ के होते हैं। ऑल्दो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ये जो इंटरवल्स है ये डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो केसेस हैं वो रेयर केसेस हैं, ठीक है। तो हम यूजुअली जो है नॉर्मली हम जो इंटरवल्स लेते हैं वो इक्वल साइज़ के लेते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए। इसके बाद हमारे पास है इसकी सेकंड डेफिनेशन, क्योंकि मैं इस चीज़ को ना मिस नहीं करना चाहता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इट इज सिंपली अ टेबल इन विच द गैदर्ड डाटा और ग्रुप्ड इनटू क्लासेस एंड द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस को हम दूसरी अल्फाज में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विच फॉल इन ईच क्लास इज रिकॉर्डेड। तो ये एक ऐसा टेबल है जिसमें हम डेटा को इकट्ठे करते हैं क्लासेस में यानी कि क्लास इंटरवल्स में हम इसको जो कन्वर्ट करते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, जो डेटा जो हमारे पास आता है उसके कितनी जो चांसेस होते हैं ना इस इंटरवल में आने की, वो वहाँ से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में लिखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में अभी आ जाएगा। सो दस अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल। ये हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको हम स्टैटिस्टिकल टेबल कहते हैं। ये एक टाइप का स्टैटिस्टिकल टेबल है which shows a set of all distinct values of the variable arranged in order of magnitude either individually or in the groups with their corresponding frequencies। यानी कि इसमें एक ऑर्डर होता है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि फॉर एग्जांपल मैं पहले एक इंटरवल लिखता हूँ 5 to 10। मैंने क्लास इंटरवल्स आपको पहले ही समझाए, ये क्लास इंटरवल है 5 to 10। अब मैं इसके नीचे ऐसा नहीं लिख सकता 0 to 2। इसका एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम इस क्लास इंटरवल को लिखते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 0 to 2, फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2 to 4, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 to 6, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है और स्टैटिस्टिकली जो है ये करेक्ट है, लेकिन ये जो है ये गलत है। तो इसमें हमारे पास ये जो इंटरवल्स होते हैं ना इनका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअली हम इसको ग्रुप करते हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना वो जो राइट साइड होता है इसमें हम लिखते हैं। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है टाइप्स आते हैं। इसकी 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा होता है, इसमें हमें ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद इंसान को समझ आता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो इसमें है, वो है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जब हमारे पास क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होगा तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उस हिसाब से हम उसमें कैसे चीज़ों को समझते हैं वो हम इस टाइप में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें हमारे पास डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स आते हैं। एक तो होगा सिंपल जिसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें ना तो कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है और ना तो डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है इसमें कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है और इसमें डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ें हमें आज सीखनी है। बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में, आप बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। आप भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की है।
तो उम्मीद है आप इस वीडियो में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब है हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डेटा होता है, सेटअप डेटा होती है जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ABCD हो सकता है, डेटा में 1 2 हो सकता है, इन रोमन नंबर्स हो सकते हैं, जो भी है ना उसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल या कोई या तो क्वांटिटेटिव वैल्यू होगा या तो क्वालिटेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है और इस डेटा को हम ग्रुप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए ये चीज़ तो कॉमन है इनमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्रुप करेंगे। लेकिन इसमें चीज़ होता है कि ये जो है ये इसमें जो हम डेटा लेते हैं ना वो डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा होता है, ठीक है। तो आप ये जो डिस्क्रीट वर्ड है ना, इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें हम क्लास इंटरवल्स को नहीं लेते हैं, क्लास इंटरवल्स इसमें नहीं आते हैं, क्लास इंटरवल इसमें नहीं। तो या तो डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास यहाँ टर्म 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी होगी, यहाँ से 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी गई होगी। ये यहाँ से क्लास इंटरवल्स नहीं आएंगे सिंपली। या फॉर एग्जांपल यहाँ हम कहेंगे या रोल नंबर 1 इसके कुछ मार्क्स है यहाँ पर, रोल नंबर 2 इसके कुछ मार्क्स है यहाँ पर, या कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि या हम एक विलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फैमिली में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो दूसरी 2 फैमिलीज़ में हमारे पास एक एक एम्प्लॉई है। इसी तरीके से हमें 3 फैमिलीज़ में कोई भी जो है एम्प्लॉय नहीं दिखा, तो इसको हम कहेंगे इन ए डिस्क्रीट टाइप में हम डेटा को जो है ग्रुप कर रहे हैं। एक फैमिली फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 फैमिलीज़ अंडर कंसिडरेशन है, तो इन 6 फैमिलीज़ में एक फैमिली में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ है, 2 फैमिलीज़ में हमारे पास एक ही एम्प्लॉई है, ठीक है। तो 3 फैमिलीज़ में हमारे पास कोई भी जो है एम्प्लॉई नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर विलेज में जाए और देखेंगे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो जिसको हमने जो है अलग अलग 3 हिस्सों में जो है डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल ये कास्ट के हिसाब से भी हो सकता है, कास्ट 1, कास्ट 2 तो कास्ट 3, यानी कि कास्ट 1 में हमारे पास एक फैमिली आती है जिसके 2 एम्प्लॉय है, और कास्ट 2 के हमारे पास 2 फैमिलीज़ हैं जिसमें एक एम्प्लॉय है, और कास्ट 3 के हमारे पास 3 फैमिलीज़ हैं जिनमें कोई एम्प्लॉय नहीं है। इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टाइप, यानी कि इसमें हम क्लास इंटरवल्स का मदद नहीं लेते हैं। डेफिनेट अमाउंट से हम जो है इस डेटा को हमारे पास जो हम प्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी सो कैलकुलेटेड गिव्स अस जस्ट अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, सिक्यूनेस, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स है। आपको जो है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी भी सिखाऊंगा। ये एक कॉमन रिलेटेड टर्म है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे जो है अगले वीडियो में आपको 1-2 मिनट में आपको इसके बारे में बताऊं, या आप खुद भी इस पर जो है थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आवर डेटा एंड नॉट विद द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टर्म्स होती है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो हमें इस फ्रीक्वेंसी से हमें जो रिजल्ट्स है ना, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे हमारे पास डिस्पर्शन हो या स्क्यूनेस हो, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे डेटा पे। किस पे करते हैं? डेटा पे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका कोई भी रोल उस फ्रीक्वेंसी जो इन टर्म्स के कैलकुलेशन पे कुछ नहीं होता है, यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किससे? हमारे डेटा पे, और फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम एक सर्वे कर रहे हैं एक गांव में, कि हम जानना चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास कितने हैं। 10 फैमिलीज़ हमने एक गांव में जो है सिलेक्ट किया रैंडमली, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन 10 फैमिलीज़ में हमारे पास कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। एक फैमिली में गए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिला। अब दूसरी फैमिली में गए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट निकला। अब तीसरी में जब फैमिली में गए तो 3 पोस्ट ग्रेजुएट्स निकले। इसी तरह से यहाँ पर जो है हमने 10th फैमिली में देखा तो
4 पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास निकले। तो इसको अगर हम टेबुलेशन में कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो यहाँ पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास है, या तो कोई भी नहीं है, या तो 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। तो 0 कितनी फैमिलीज में है, यानी कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कितनी फैमिलीज में है, ठीक है। यानी कि आपको वो फैमिलीज ढूंढनी है, कितनी फैमिलीज हमारे पास है जिनमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2, तो 2 फैमिलीज हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। इसकी राइट साइड में इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी तरीके से हमें ये देखना है कि जो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 1 पोस्ट ग्रेजुएट है, या तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दूसरा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से हम देखेंगे ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो वो तो यहाँ पर है 2 2 2 एंड 2, यानी कि 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। तो टैली मार्क्स का मैंने आपको बताया था, वो अक्सर हम जो है बीच में लिखते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स में क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 है, तो ऐसे हम लाइंस ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है तो लाइंस ड्रा करेंगे। यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 लाइंस को ड्रा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम टैली मार्क्स पहले जो है ये मार्क्स लिखते हैं, फिर इन्हीं को जो है हम काउंट करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इससे जो है गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 6 आएगा तो आपको कैसे लिखना है, ये मैंने लिखा 1 2 3 4। अगर मैं इस कॉलम में देखूँ जहाँ पर हमारे पास कितने हैं 4, अगर मेरे पास यहाँ 6 आता है तो मैं 6 को इन टर्म्स ऑफ टैली मार्क्स में कैसे लिखूँ। तो 4 तो मैंने लिखा और 5th को मैं ऐसे क्रॉस में लाइन लगाऊं तो बना 5, और यहाँ से आपको फिर से 1 लिखना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है 1 फॉर एग्जांपल ये ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आ गई 15। ऐसे ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पर 4 ही है तो मैं इसको 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये था कि सिंपली हम अगर हमारे पास डेटा होता है इसको हम डिस्क्रीट टाइप में हम यहाँ से लिखते हैं, और यहाँ पर भी हम डिस्क्रीट है, कोई भी क्लास इंटरवल इसमें नहीं होता है। ये इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ग्रुपिंग करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस डेटा सीरीज वो होती हैं जिसमें हम मेजरमेंट्स, जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती है ना, उनको हम अप्रॉक्सीमेशन यानी कि उनको हम क्लास इंटरवल्स में जो है कन्वर्ट करते हैं सर्टेन लिमिट्स के अंदर। यानी कि हमारे पास जो ऐसे मैं लिखता हूँ 2 to 4, ठीक है। तो ये इसका जो है लोअर लिमिट आ गया, तो ये इसका अपर लिमिट आ गया। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स इसमें पॉसिबल होते हैं ना वो हम यहाँ से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 आता है तो 10, ठीक है। तो इस 4 को हम इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आता है। ये मैं आपको आगे अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। इन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द क्लास इंटरवल theoretically continuous from the starting of the frequency distribution till the end without break। तो मतलब ये है कि इसमें ब्रेक्स नहीं होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2 to 4 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्या 4 to 6, फिर होगा 6 to 8, फिर होगा 8 to 10, ऐसे करके। तो यहाँ पर कोई भी ब्रेक अगर आप देखोगे कोई भी ब्रेक यहाँ पर नहीं है। तो यही है होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको MCQ बन सकता है कि किस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास ब्रेक्स नहीं होते हैं। तो आपको लिखना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या उसका दूसरा नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। या आपको वहाँ से डेटा दिया गया होगा कि आपको जो है इसमें क्लास इंटरवल्स निकालने हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे हम आगे जो है क्लास इंटरवल्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है डेटा को लेता हूँ, ये जो मैंने डेटा लिया, ठीक है। तो इस डेटा को मुझे क्या करना है इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल्स मुझे इसको कन्वर्ट करना है, और ऐसे ही आपको डेटा आएगा। तो आपको देखना है कि जो है हम कैसे जो है क्लास इंटरवल्स को बना सकते हैं, और उसकी लेंथ कितनी हो सकती, साइज़ कितना हो सकता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो मैंने क्या किया है,
0 से लेके 5 तक और 5, 10, 10, 15, 15 to 20 ऐसे ऐसे करके मैंने जो है क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। ये क्लास इंटरवल बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको डेटा की तरह देखना है। सबसे लोवेस्ट कौन है? 2 यहाँ पर। तो इस 2 ने मुझे ये अंदाज़ा दिया कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, या आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या इवन 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए 0 से स्टार्ट किया और 5 तक गया, फिर से मैंने 5 से स्टार्ट किया और 10 तक गया। अब ये जो 5 है ना, ये इसमें एक्सक्लूड है, ये 5 जो है ना, ये इसमें एक्सक्लूड है, यानी कि आपको 5 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, 5 आपको इसमें इंक्लूड करना है। इसमें आपको 10 एक्सक्लूड करना है और इसमें आपको 15 एक्सक्लूड करना है, लेकिन ये जो 15 है ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। इसमें आपको 20 इंक्लूड करना है, लेकिन इसमें आपको 20 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये इस क्लास इंटरवल का जो है डेफिनेशन है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था। अगर आप देखोगे तो 0 से लेके 5 तक, एक तो यहाँ पर 2 हमारे पास आ गया, ठीक है, दूसरा है 4, तो यही दो जो है हमें 0 to 5 जो आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है 2 लिखा, या आप टैली मार्क्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टैली मार्क्स नहीं लिखे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2। तो दूसरा हमारे पास है 5 to 10, तो 5 to 10 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये 0 मैंने लिखा है। इसके बाद है हमारे पास 10 to 15, 10 to 15, यहाँ पर है 10 to 15, 12, ठीक है, तो बना 1। आपको यहाँ से टैली मार्क 1 लगानी है, ठीक है, तो 15, 15 कोई भी नहीं है दूसरा, ठीक है, तो 1 ही है इसमें। तो 15 से लेके 20 तक आपको जाना है, फिर 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक। पहले ही हमारे पास 18 है और दूसरा है कोई 20, 20, 20 नहीं, कोई नहीं है, तो इसमें भी आपको 1 टैली मार्क लगाना है। फिर है 20 से लेके 25 तक, एक तो ये है हमारे पास 23, दूसरा यहाँ पर 24, बस 2 ही इसमें है, ठीक है, हाँ 2 ही है इसमें। तो आपको यहाँ से टैली मार्क्स 2 लगाने और यहाँ से 2 लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप इन चीज़ों को भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हम क्लास इंटरवल्स का लेते हैं, लेकिन ये क्लास इंटरवल्स हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं, इनमें ब्रेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 5, 5 ब्रेक नहीं है, यहाँ से देख सकते 15, 15 ब्रेक नहीं है, यहाँ से 30, 30 ब्रेक नहीं है, 40, 40 ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूस टाइप है या डिसकंटिन्यूस टाइप है। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है डिसकंटिन्यूस टाइप का। तो बस अपोजिट है इसका, कि जिसमें हम जो है, तो हमारा जो डेटा होता है उसको हम अप्रॉक्सीमेशंस में जो है कन्वर्ट करके क्लास इंटरवल्स में जो है कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, और इसका भी जो है इनमें ब्रेक्स होते हैं, टेक्स ब्रेक्स एट देयर एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स में इनकी ब्रेक्स होते हैं। तो मैंने यहाँ से फिर से डेटा साइज लिया, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हमें टेबलेट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन डिसकंटिन्यूस वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा 1 to 10, तो 10 इसमें इंक्लूड अब है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक है ना, तो 11 यहाँ पर है, तो 11 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है। तो डिसकंटिन्यूस में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो इस इंटरवल में जो है हमारे पास इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक 2 है, 8 है और 10 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ से आपको 3, तो टैली मार्क्स आपको 3 लगाने हैं, तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 लिखना है आपको। इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ 51 to 60। सो 51 to 60, 51 यहाँ पर है, 51 to 60, 51 to 60 यहाँ से है दूसरा, 51 to 60 यहाँ पर तीसरा, 51 to 60 ये है चौथा। तो आपको 4 लाइन्स यहाँ से लिखनी है और यहाँ से आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमारे पास एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, जो अब ये भी तो आपको इसमें भी एमसीक्यू आ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव आपको ये समझना ज़रूरी है अब है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। 0 से लेके 5 कितने स्टूडेंट्स का आता है? 2 का। ये तो डेटा हमारे पास है। अब इस 0 को हम क्या कहते हैं? इस 0 को हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, और इस 5 को हम कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ से जो है 15 to 20 से लेके यहाँ तक,
इसको हम कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज। तो हियर इट्स 5। क्यों 5 है? तो 15 से लेके 20 तक आपको 20 को माइनस करना है 15, तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसको आपको इससे माइनस करना है। लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको इससे करते हैं माइनस। 15 माइनस 10 तो वो भी आ जाएगा 5। 20 से लेके 50 वो भी जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं तो वो 5 आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस है, हर बार हमारे पास जो डेटा होता है ना वो कंटिन्यूस नहीं होता है, तो वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। वहाँ से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो फिर चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर जो हमारे पास चौथी टर्म है वो है क्लास मार्क। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इस टेबल में हमारे पास क्लास मार्क क्या है। अगर एक मिड वैल्यू दिया गया होगा तो आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जब क्लास मार्क आएगा तो आपको क्लास मार्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। है तो ये सिंपल, लेकिन क्लास मार्क होती क्या है कि इसका मिड वैल्यू होता है। हमें क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, 25 और 30। फॉर एग्जांपल इसका मैंने लिया है, इन दोनों का 25 और 30 का ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, तो बन जाएगा 55 डिवाइड 2, तो बन जाएगा 27.5। ये इसका मिड वैल्यू है। इसी तरीके से इसका भी निकलेगा 20 to 25। अगर मैं इसका लिखता हूँ 20 + 25 डिवाइड बाई 2 तो निकलेगा 45 डिवाइड बाई 2, तो बन जाएगा कितना, 22.5। तो इसका बनता है 22.5, इसका बनता है 27.5। अगर आप इन दोनों की डिफरेंस भी देखोगे ना तो वो भी निकलेगा 5। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको क्लास साइज दे सकती है। इसी तरीके से अगर हम इसका देखेंगे वो भी जो है 5 का होगा, तो कितना होगा यहाँ से 17.5। इसी तरह से इसका होगा 12.5, इसी तरह से इसका होगा 7.5 और इसी तरह से इसका कितना होगा 2.5। ठीक है, तो अगर आप इनकी डिफरेंस भी देखोगे ना तो यही यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्लास साइज। तो यहाँ से भी आप क्लास साइज को निकाल सकते हो और यहाँ से आप मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जब डिसकंटिन्यूअस टाइप आता है तो इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो करते हैं ना 20 - 11 फॉर एग्जांपल क्लास साइज को निकालने के लिए, तो 20 - 11 कितना हुआ 9। इससे 10 - 1 कितना हुआ 9। इस तरह से 30 - 21, तो बच्चा सोचेगा नहीं इसका क्लास साइज 9 ही है, क्योंकि हर बार ये आता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सो 1 और 11 को माइनस करना है। सो 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10 इसका क्लास साइज है। तो यहाँ से बच्चे को गलती हो सकती है। सो इट इज़ 41 - 31 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर हम इसका मिड वैल्यू भी देखेंगे, इसका निकलेगा 61 + 70 डिवाइडेड बाई 2, वो निकलेगा 1 7 6 is 13 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज़ 2 1 is 2, 2 6 is 12, तो बचा 1 बना 11, 2 5 is 10, तो बचा 1 पॉइंट आ जाएगा और बन जाएगा 10, 2 5 is 10, तो 65.5। इसमें भी आप जो है ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये इस डिसकंटिन्यूअस टाइप में आपको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसमें जो क्लास साइज होता है उसको आप कैसे निकाल सकते हो। तो आपको जो है ऐसे नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्लास इंटरवल से लेके दूसरी क्लास इंटरवल के फर्स्ट टर्म्स जो होते हैं उनको माइनस करना है, या आप इन दोनों को भी माइनस कर सकते हो। लेकिन जो क्लास इंटरवल जो है हमारे पास इनके बीच में जो डिफरेंस है, एक ही क्लास इंटरवल में अगर आप इनकी डिफरेंस देखोगे तब जाके वो जो आपके पास जो आंसर आएगा क्लास साइज का वो गलत निकलेगा। अब लास्ट में हमारे पास है रूल्स ऑफ टेबुलेशन। तो रूल्स हमारे पास क्या है कि जो टेबल हमारे पास उसका टेबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक टेबल है तो ऊपर ऐसे लिखा होगा 5.2, यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे टेबल फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, ऐसे लिखा होगा टेबल फॉर एक्सपेंसेस। ये बिल्कुल इसके मिडल में होना चाहिए, ये जो
इसकी हेडिंग जो है मैंने इसके बारे में मैंने आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ से देख सकते हो। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो इसीलिए मैं यहाँ से फास्ट चलूँगा। सो टेबल का टेबल नंबर होना चाहिए और इसका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। इसी तरीके से ये पेपर के साइज़ पे फिट आना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टेबल बनाया और फिर पेपर के आधा पेपर के बाहर निकल रहा है जो हमें दिखाई नहीं, वो कहाँ जब प्रिंट निकलेगा तो उसका आधा ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको A4 साइज़ पे, जब जनरली जो हमारे पास पेपर होता है ना वो होता है A4 साइज़ का। ठीक है, A4 साइज़, इसमें टेबल जो है पूरा आना चाहिए, उसकी डिटेल्स भी आनी चाहिए। सो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। जो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स इस टेबल में होंगे ना, फॉर एग्जांपल ऐसे, इनको हम रोज कहते हैं और इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ये रीजनेबल नंबर ऑफ साइज़ के होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए जिससे जो टेबल जो है वो मैसी दिखे हमें, वो जो है बिल्कुल एक इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। बस जो है एक क्लियर कट मीन्स में इसकी जो हेडिंग्स होती हैं इन कॉलम्स की, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। जब हमारे पास 50 रोज़ होंगे, ठीक है, और 100 कॉलम्स होंगे, तो इससे बेहतर है हमारे पास जो रॉ डाटा था उसी को समझना है। ठीक है, तो उस टेबल को बनाने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो इसी तरीके से स्पेसिफिक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल्स, जो हमारे पास इन रोज़ और ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, इनके टाइटल्स होने चाहिए, या इनके रोज़ जो है इनके भी टाइटल्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक हो और इस रो की जो कैस्टिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करता हो। और ये जो फिगर्स है ना, आपको टैबुलेशन के पहले ही इसको जो है अप्रॉक्सीमेट करना है, राउंडेड ऑफ करना है इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टर्म इसमें आती है 29.9, तो आपको इसको राउंडेड ऑफ करना है 30 को। ठीक है, ताकि जो है डेटा जब हम लेंगे वो जो है कैलकुलेशन में आपको आसानी आ जाए। आइटम्स शुड बी अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे। जो इसमें आइटम्स है ना उसका एक तरीका होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, या तो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, या साइज़, जियोग्राफी, कलर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, ताकि जैसे कि अगर सिलेक्शन लिस्ट निकलता है तो इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, पहले अनंतनाग का निकलता है, फिर बारामूला का निकलता है, फिर बडगाम का निकलता है, ऐसे। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। और जो बच्चा सिलेक्शन लिस्ट देखता है, पहले उसको पता होता है वो अनंतनाग है, तो वो स्क्रॉल करता है, इसके बाद बारामूला, तो उसको पता है इसके बाद बडगाम आएगा, फिर इसके बाद जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट आता है फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे टैबुलेशन में जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें जो फाइंड करनी होती है उससे आसानी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी इसमें। तो यहाँ से हमने जो है टैबुलेशन का पार्ट जो है कंप्लीट किया। तो अब हम उठाएंगे कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा जो कि लेक्चर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 13 वो भी जल्दी आ जाएगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई भी सुझाव सजेशन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई किसी जगह जो है कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।